हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मेरे हाथ में लूसेंट की किताब है और ये किताब जो है वो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये रामबाण का काम करती है। और इस किताब को आप देखिएगा कि चाहे वो प्यून की तैयारी करे या यूपीएससी की तैयारी करे, सभी अभ्यर्थी के टेबल पे आप ये किताब पाएंगे। आज हम लोग इसी किताब के बारे में, इस किताब के टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। इस पर कई वीडियोज आएंगे आपके सामने, जिसमें आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो है जो कि आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसको पढ़ने में दिक्कत क्या है कि ये तथ्यों का संग्रह है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं और कभी कभी ऐसा होता है जो स्पेशली जो छात्र नए होते हैं उनको तथ्यों को समझने में और कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल करके तथ्यों को एक स्टोरी का रूप देने का काम किया है। और ये आज की पहली वीडियो रहेगी। इसमें बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये वीडियो मिलेगी और इसका इंपॉर्टेंस आप लोग सब जानते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत से शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि आप एग्जाम का अगर पैटर्न और क्वेश्चंस पे जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से ही पूछा जाता है। मध्यकालीन से बहुत कम प्रश्न उठते हैं और प्राचीन इतिहास से भी प्रश्न उठते हैं, मगर सर्वाधिक प्रश्न जो है वो आधुनिक भारत से आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। किसी भी एग्जाम में आप देखिए। इसीलिए हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले रखने का प्रयास किया है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट को पढ़ना क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो अभी का जो पीरियड चल रहा था, उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो पीरियड चल रहा था, ये एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो पूरे भारत पे पिछले 200 सालों से राज कर रहा था, उसका अंत हो रहा था। ये उसका पतन था। और मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा है, मध्यकालीन इतिहास अगर आप देखिएगा तो पूरा मुगलों के शासन से भरा हुआ है। आप जानते हैं कि बाबर जो है वो 1526 में भारत आया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और विजय भी हुआ। उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना भारत में हो गई। और ये मुगल की स्थापना के बाद जब हम देखते हैं कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है। कुछ देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए हुमायूं की सत्ता भारत से छिन जाती है शेर शाह के द्वारा और सूर्यवंश की स्थापना भारत में हो गई थी। मगर फिर से हुमायूं अपनी शक्ति को संग्रहित करके वापस से भारत पे आक्रमण करता है और फिर से मुगल सत्ता को स्थापित करता है। मगर हुमायूं के बेटे अकबर ने एक भारत में मुगल सत्ता को एक सुदृढ़ रूप प्रदान किया और बहुत सारे क्षेत्रों को इसने विजय किया और मुगल यहाँ पे सुदृढ़ हो गए। उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का काल। जहांगीर और शाहजहां का काल हम देखेंगे, ये मुगल काल का जो इसको हम पीक बोल सकते हैं या स्वर्ण काल बोल सकते हैं। जहांगीर के काल में भी और शाहजहां के काल में हम देखेंगे मुगल्स के आर्किटेक्ट्स के बारे में, जैसे ताजमहल वगैरह का निर्माण, लाल किला का निर्माण। तो मुगल उस समय अपने पीक पर थे। उसके बाद आता है औरंगजेब का दौर। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। चरम सीमा का अर्थ यह हुआ कि भारत के जितने क्षेत्र पे, भारत और भारत का अभी जो वर्तमान भारत है, वो भारत और भारत के बाहरी क्षेत्र जितने भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र था मुगलों के अंतर्गत, वो औरंगजेब के शासनकाल में था। एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का निर्माण हो चुका था भारत में। परंतु औरंगजेब की कुछ कट्टरपंथी नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य में बहुत सारे शत्रुओं ने जन्म लिया और बहुत सारे विद्रोहियों ने जन्म लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठाओं ने मुगलों से विद्रोह कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे सिखों ने भी मुगलों के खिलाफ काफ़ी सारी जंग की और कुछ राजपूत ऐसे थे जो मुगलों के खिलाफ हो गए। तो औरंगजेब के शासनकाल को हम देखते हैं कि इसमें विद्रोहों का दौर हम देखा जाता है। परंतु अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो मुगलों का चरम था। मगर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में।
अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब को मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके बाद जितने भी शासक आए वो कोई भी शासक योग्य शासक नहीं थे, परंतु मुगलों ने अपने साम्राज्य को भारत में इतना सुदृढ़ और इतना शक्तिशाली कर लिया था कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शासनकाल में आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी वंश में जब उसका योग्य शासक की मृत्यु हो जाती है तो 3 से 4 साल के अंतर्गत वो वंश समाप्त हो जाता है। अगर आप देखें तो जैसे खिलजी वंश के बारे में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है, यानी 4 साल के बाद उस वंश के एक अलग वंश की स्थापना हो गई। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि गुलाम वंश में भी बलबन की जैसे ही मृत्यु होती है, वो एक शक्तिशाली शासक था, उसके तुरंत बाद फिर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। 3 साल के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, यानी 2-3 साल से ज़्यादा वंश नहीं चलेगा। मगर मुगलों में ऐसा क्या था कि आप देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद 1857 तक मुगल शासक किसी न किसी रूप में बने रहे, चाहे वो कितनी भी अयोग्य थे, परंतु वो सत्ता में एक शासक के रूप में बने हुए थे। 1707 में औरंगजेब जो अंतिम योग्य मुगल शासक माना जाता है, उसके बाद भी लगभग 150 सालों तक आप देखेंगे कि मुगल शासक सत्ता में बने रहे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता ने मुगलों को एज अ शासक स्वीकार कर लिया था और काफ़ी दिनों तक वो अपना शासक मुगलों को मानते रहे। 1857 की क्रांति जब मेरठ से हुई तो हम देखते हैं कि सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली के लाल किला में जाकर बहादुर शाह जफर को ही अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो ये मुगलों का रोल था। अब हम देखेंगे कि मुगल का जब पतन हो रहा था तो किस किस प्रकार के बादशाह इस भारत में हुए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बहादुर शाह के बारे में। बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो आजम खान को नियुक्त करने के बारे में सोचा था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह और मुअज्जम शाह के बीच में युद्ध हो गया। ठीक है, और उस युद्ध में मुअज्जम शाह जो है उसी की जीत हुई। मुअज्जम शाह जो थे वो विजयी हुए। तो मुअज्जम शाह, ठीक है, मुअज्जम शाह या उनको मुअज्जम भी कहा जाता है, मुअज्जम शाह भी कहा जाता है। मुअज्जम शाह ही भारत के जो ये मुगलों के बादशाह बने औरंगजेब के बाद, जिनका शासनकाल मात्र 5 वर्षों का था, 1707 से 1712। ठीक है, इनको बहादुर शाह भी कहा जाता है। एक चीज यहां पे गौर करने की है कि बहादुर शाह में यहां जफर नहीं लगा हुआ है। बहादुर शाह जफर जो थे वो 1857 की क्रांति में शामिल थे। नाम दोनों का सेम है, मगर उनमें जफर लगा हुआ है, इनमें जफर नहीं लगा हुआ है। इनको बहादुर शाह प्रथम भी बोला जाता है और जो 1857 की क्रांति के दौरान जो बादशाह थे उनको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को। होता क्या है कि आप पढ़ रहे हैं यही सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, यही सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, परंतु उसमें कुछ बीच से ऐसा सवाल आपको कंफ्यूज करने वाला उठाता है, इन्हीं सब फैक्ट्स में से सवाल उठाता है कि क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि बहादुर शाह कौन था, बहादुर शाह जफर कौन था। बहादुर शाह का शासन सिर्फ 5 साल का था और इसे और कई नामों से जाना जाता था और उपाधियों से जाना जाता था। जैसे मुअज्जम इसका नाम था, मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद इसको शाह बेखबर कहा जाता था। शाह बेखबर कहे जाने का क्या कारण था? इसे जब जैसे ये दिल्ली में होता था तो इसको बंगाल की खबर नहीं है, बंगाल जाता था तो दिल्ली की खबर नहीं है। तो इस प्रकार से इस बादशाह को अपने ही साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती थी, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे शाह बेखबर का नाम दिया। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु हैं और इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था जब आजम शाह से मुअज्जम शाह यानी बहादुर शाह का युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम शाह का यानी बहादुर शाह का साथ दिया था उसके सत्ता की प्राप्ति में। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औरंगजेब ने आजम शाह को चुना था और मुगलों से सिखों का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने
औरंगजेब के चुने हुए उत्तराधिकारी को का साथ ना देकर उसका विरोधी था मुअज्जम शाह, उसको इन्होंने चुना और वो बादशाह बन गया। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह ने जो एक औरंगजेब की एक कट्टरपंथी वाली इमेज बन गई थी, उस इमेज को सुधारने की कोशिश बहादुर शाह ने की। उसने मराठों से, सिखों से, राजपूतों से मधुर संबंध बनाने का प्रयास तो किया, परंतु ये उसकी बदकिस्मती आप बोल सकते हैं कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। अगला जो बादशाह बना वो था जहांदार शाह। अब देखिए किस प्रकार के बादशाह हुए हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इन्हें लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर वो सलाहियत और वो कैपेबिलिटीज नहीं थी कि ये पूरे शासन को चला सकें। ये एक वैश्या के प्रेम में इतने पागल थे, उस वैश्या का नाम था लाल कुमारी। जहांदार शाह लाल कुमारी के प्रेम में इतने ज्यादा पागल थे कि उन्होंने सारा अधिकार एक वैश्या को दे दिया था। दरबार चल रहा, वैश्या आकर के कोई भी निर्णय ले सकती है, किसी को भी दरबार से हटा सकती है, किसी को भी दरबार में बैठा सकती है। इस प्रकार की शक्ति जहांदार शाह ने अपनी वैश्या प्रेमिका लाल कुमारी को दे रखी थी। इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें लंपट मूर्ख कहा है। परंतु देखिए इनका शासन ज्यादा दिन चला नहीं, 1 साल में ये अपने गद्दी से हट गए। उसके बाद आए फर्रुख शियर। फर्रुख शियर को सैयद बंधुओं ने मिल करके गद्दी पे बैठाया था। सैयद बंधु के बारे में हम लोग जानेंगे, पहले हम फर्रुख शियर के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए आप गौर कीजिए कि सारे बादशाहों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है उनके करतूतों की वजह से। जैसे बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा गया, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, फारूक शियर को घृणित कायर कहा गया, क्योंकि यह डरपोक राजा था। डरपोक होने की वजह से इसको घृणित कायर का नाम दिया गया। परंतु इसके शासनकाल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं। जैसे 1716 में इसने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। आप देखिएगा कि बहादुर शाह ने सिखों के साथ जो मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न किया था, गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया और उसके बाद इनको मनसबदारी वगैरह भी दी। उस चीज़ को फारूक शहर के टाइम में वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। यानी फिर से मुगलों और सिखों के बीच में तनाव बढ़ गया। अब हम देखेंगे कि फारूक शेर ने 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। और 1717 में ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दस्तक। ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1717 में दस्तक नाम का एक फरमान फारूक शेर ने अंग्रेज़ों को दिया बंगाल में। हम जानते हैं कि बंगाल जो उस समय था वो सिर्फ आज वाला बंगाल नहीं था, उसमें आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा, बिहार और आज का जो पश्चिम बंगाल है वो सारा इस क्षेत्र में आता था। यानी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और काफ़ी समृद्ध क्षेत्र भी था। अंग्रेज़ वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ पे व्यापार करती थी। परंतु फारूक शेर ने, ऐसा बोला जाता है कि सैयद बंधु, चूंकि सैयद बंधुओं ने ही इसे बादशाह नियुक्त किया था, बादशाह बनाया था, तो सैयद बंधुओं के दबाव में आकर के इसने दस्तक नाम का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये दस्तक नाम का फरमान क्या था? ये बिल्कुल कर मुक्त व्यापार, यानी किसी भी प्रकार का कर देने की जरूरत अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं थी बंगाल में। कर मुक्त व्यापार का छूट दे दिया और इसके बदले में मात्र 3000 रुपया सालाना लेता था। तो 3000 के बदले में दस्तक जैसा शाही फरमान जारी करके एक बहुत ही बड़ी मुसीबत फ्यूचर के लिए इसने खड़ी कर दी थी। आगे चल करके जब हम बंगाल में 1757 के प्लासी युद्ध के बारे में जब हम जानेंगे, उस समय हम जानेंगे कि इस दस्तक नाम के फरमान ने भारत को गुलाम बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। आगे चल के ये फसाद का जड़ बना था दस्तक फरमान, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1717 में फारूक शेर ने दस्तक नामक फरमान के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार की छूट बंगाल में दी थी। अब हम देखेंगे सैयद बंधु। अब देखिए हुआ क्या कि फारूक शेर को सैयद बंधुओं ने ही बादशाह नियुक्त करवाया था और सैयद बंधु जब इससे खफा हो गए, चिड़चिड़ा गए, इरिटेट हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि इसको गिरफ्तार करवा लिया। अब ये सैयद बंधु कौन थे? जो बादशाह बना भी रहे हैं, बादशाह के पद से हटा भी रहे हैं। इसका मतलब है कि सैयद बंधुओं का बहुत वर्चस्व था मुगल दरबार में। वो एक दरबारी थे, वो बादशाह नहीं थे, वो दरबारी थे, मगर उनका वर्चस्व इतना अधिक था कि आप देख रहे हैं कि फारूक शेर को बादशाह नियुक्त कराने में इनका योगदान रहा। और जब वो उससे खफा हो गए तो उसके बाद आप देखिए गिरफ्तार करके उसे अंधा करवा दिया था।
ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। और अंधा करवाने के बाद 1719 में ही उनकी फारूक शेर की हत्या भी करवा दी गई। अब ये एक बहुत बड़ी घटना थी। मुगल बादशाह भले ही ये एक अयोग्य बादशाह थे, परंतु मुगल बादशाह का उस समय एक दबदबा था कि मुगल बादशाह है वो, ठीक है। इस प्रकार से मुगल बादशाह को अपमानित करना, उन्हें गद्दी से हटाना, गिरफ्तार करवाना, उन्हें अंधा करवाना और उनकी हत्या करवा देना एक बहुत ही अपमानजनक चीज थी मुगल दरबारियों के बीच भी और भारतीयों के बीच भी। अब देखिए सैयद बंधु के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है, जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। सैयद बंधु में दो भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली खान और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ने मिलकर मुगल दरबार में बहुत सारे शासकों को नियुक्त किया और उन्हें हटाया भी। जैसे देखिएगा आप कि सबसे पहले तो फारूक शेर को बनाया बादशाह। फारूक शेर ने जब इनका मन भर गया, और देखिए दबाव दे करके इनसे दस्तक फरमान भी जारी करवाया। जब इससे ये इरिटेट हो गए सैयद बंधु, तो इसकी हत्या करवा दी। इसकी हत्या कराने के बाद दो बादशाह को और गद्दी पे नियुक्त किया गया, रफ़ीउद दराजात और रफ़ीउद दौला और रफ़ीउद दराजात को। मगर उनकी सेहत खराब, यानी कुछ बीमारी होने की वजह से 1719 में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1719 में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो पद से हट गए। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को सैयद बंधुओं ने मुगल शासक बना दिया। अब देखिए कि कैसे, किस प्रकार, मतलब 2-3 बादशाह को इसने चेंज कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत वर्चस्व रखते थे सैयद बंधु। परंतु फारूक शेर की हत्या के बाद बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा इन पे और लोग जो है इनके खिलाफ हो गए। और एक आदमी था, उसका नाम था हैदर बेग। हैदर बेग नाम के व्यक्ति ने सैयद बंधुओं में से एक व्यक्ति हुसैन अली खान की हत्या कर दी 1720 में। और इनकी हत्या को देखते हुए अब्दुल्ला खान जो है वो अपनी जान बचाकर भाग गए। इस प्रकार से सैयद बंधुओं का वर्चस्व मुगल दरबार से समाप्त हो गया। मगर जो बादशाह नियुक्त किया था सैयद बंधुओं ने, उनका नाम था मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो थे वो गद्दी पे बैठ चुके थे। अब हम मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। इनके नाम में ही देखिए रंगीला लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही रंगीले मिजाज के थे और काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। 1719 से 1748, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर ये चाहते मुगल सल्तनत को या अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना, अगर ये चाहते तो कर सकते थे। इन्हें बहुत ही लंबा समय दिया गया, मगर ये इतने रंगीले मिजाज के थे, ये औरतों के पीछे दीवाने हो जाते थे और इन्हें और काफ़ी मतलब अय्याश किस्म के बादशाह थे, इसलिए इनको रंगीला का नाम दिया गया। हर वक्त आशिक मिजाजी में ये रहते थे और संगीत से बड़ा इनको लगाव था, तो संगीत की रचना भी करते थे। तो ख्याल के रूप में बहुत सारे संगीत की इन्होंने रचना की है और ये आशिक मिजाज थे, इसलिए इनको रंगीला कहा जाता है। अच्छा खासा इनको समय मिला, परंतु ये कुछ नहीं कर सके। अब देखिए इनके शासनकाल में क्या हुआ। जब दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, योग्य दरबारी, जो मुगल सत्ता को बचाना चाहते थे, परंतु चूंकि बादशाह ऐसा था कि किसी भी बात, किसी के भी अफवाह पे ध्यान दे देना, है ना, किसी के कहने पे किसी को फांसी दे देना, दरबार से निकाल देना, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैश्या को दे दिया गया, जहांदार शाह ने वैश्या को ये अधिकार दे दिया कि वैश्या आकर के दरबारी के सामने कुछ भी बोल दे रही, किसी को भी हटा सकती है, किसी को भी बुला सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जब होने लगी, तो जो मुगल बादशाह के जो शक्तिशाली और जो आप बोल सकते हैं कि कुशल जो सेनापति थे या कुशल दरबारी जो थे, जो सत्ता को संभाल सकते थे, उन्होंने अपना किनारा करना मुगलों से शुरू कर दिया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुगल कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया था। कई नवाब वहां से निकले, है ना। मराठा अपना साम्राज्य अलग मराठों ने बना लिया और राजपूत अलग हो गए, है ना। सिखों ने अपना साम्राज्य अलग बना, अपना क्षेत्र अलग बना लिया। उसके बाद हम देखेंगे अवध अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि मैसूर वगैरह बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बिल्कुल मुगल से अलग हो गए। अब मुगल बादशाह सिर्फ नाम का रह गया। तो उसमें सबसे पहले आप देखिएगा 1725 में चिनकिलिज खान नाम था इनका। 1725 में चिनकिलिज खान ने हैदराबाद में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। वो सिर्फ एक तरह से खराज बोला जाता है उसको, जो मुगल बादशाह को भेजवाते थे, परंतु सारा निर्णय वो अपने क्षेत्र में खुद ही लेते थे। इस प्रकार से वो खुद को स्वतंत्र कर चुके थे और खुद की एक उपाधि भी ली थी जिसको बोला जाता है निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क उपाधि उन्होंने ली थी। आज भी हैदराबाद में आप निज़ाम का चर्चा सुनते होंगे कि निज़ाम कौन थे। तो ये निज़ाम हैदराबाद के शासकों को बोला जाता था, जिसकी शुरुआत चिनकिलिज खान ने की थी 1725 में, अपना एक हैदराबाद में अपना एक क्षेत्र स्थापित करके, एक शासन क्षेत्र स्थापित करके, ठीक है।
तो निज़ामुल मुल्क की उपाधि किसकी है? चिनकिलिस खान की है। ये कहाँ के थे? ये एक तुर्की थे। चूंकि मुगल दरबार एक बड़ा दरबार था, इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते थे, तो इसमें तुर्क के लोग भी थे, ईरानी लोग भी थे, है ना, भारतीय लोग भी थे, अफगानी लोग भी थे, बहुत तरह के लोग उसमें हुआ करते थे। तो चिनकिलिस खान जो थे वो एक तुर्की थे। इन्हें तुरानी भी कहा जाता है। कभी कभी इस प्रकार का सवाल पूछ दिया जाता है। ये तुरानी भी थे, मतलब तुर्की को ही तुरानी बोला जाता है। अब देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में एक बहुत ही बड़ी विपदा आई मुगलों के सामने, जो था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसने ईरान से उठ करके आया और भारत पे आक्रमण कर दिया नादिर शाह ने। और उस आक्रमण के बारे में बोला 1739 में, और उस आक्रमण के बारे में बोला जाता है कि बिल्कुल नादिर शाह एकदम आक्रमण के लिए, दिल्ली पे आक्रमण के लिए तैयार था और बादशाह को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। तो इसका खामियाजा मुगल को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। चूंकि मुगल जो है, आप देखेंगे कि मुगलों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मुगल दरबारी थे वो अपना अपना राज्य अलग बना रहे थे। इस प्रकार से मुगल की जो वित्तीय स्थिति थी ऑलरेडी खराब चल रही थी। और जब नादिर शाह आया तो समझ लीजिए कि एक मुगल की जो नींव है उसको हिला दिया नादिर शाह ने इकोनॉमिकली। कैसे हिला दिया? 1739 में जब यहाँ पे आया तो उसको देखिए, ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह मुगलों से 70 करोड़ रुपया ले गया। 70 करोड़ उस समय मायने रखता था। 70 करोड़ रुपया ले गया। मयूर सिंहासन ले गया, तख्ते ताऊस, जिसको बोला जाता था कि वो दुनिया के सबसे खूबसूरत सिंहासनों में से एक है। वो मयूर यानी मोर की शक्ल का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही कीमती कीमती पत्थर उस पर शाहजहां ने जड़वाया था, शाहजहां ने बनवाया था उस तख्त को, बहुत ही खूबसूरत था। उस तख्त को उठाकर नादिर शाह ले गया। कोहिनूर, जिसको बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे कीमती हीरा जिसको बोला जाता है, कोहिनूर उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कोह का मतलब होता है पहाड़ और नूर का मतलब होता है रोशनी। जब उसको पहली बार देखा गया तो नाम जहन में नहीं किसने देखा, पर यह गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। तो वहां पे जब इसको देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर यानी नूर का पहाड़। तो ये भारत के पास ही था और ये कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस में लगा हुआ था। इसको नादिर शाह अपने साथ ले गया। आज हम जानते हैं कि ये इंग्लैंड में है और वहाँ की जो महारानी है या जो भी महाराजा बनते हैं वो अपने मुकुट में उसको लगा करके रखे हुए हैं। भारत कई बार मांग भी करता है कि हमारा हीरा है, मगर उसका कुछ होता नहीं है। देखिए, इस प्रकार हम देखेंगे कि तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, और अब देखिए, नादिर शाह ने तो आक्रमण किया ही, अहमद शाह अब्दाली का भी पहला आक्रमण इसी के समय में हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 8 आक्रमण भारत पे किए हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे लगभग 8 बार आक्रमण किया। उसमें पहला आक्रमण 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने, ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही, चूंकि 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई, पर वो जब जीवित था उसी समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण किया था और 8 बार आक्रमण किया। और इसका अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1761 में। इसके बारे में भी हम जानेंगे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण हुआ, जिसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। इसमें मराठों की बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी। मराठे बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ऐसा बोला जाता है कि अगर 1761 का पानीपत का युद्ध ना होता तो मराठे ही अगला साम्राज्य भारत में कायम करते। अब हम लोग जानेंगे अहमद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह का शासन आया। अहमद शाह भी उसी तरह का अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में एक नाम आता है उद्यम बाई। इसने क्या किया था कि अपना सारा राजपाट और जितने भी प्रकार के निर्णय इसको लेने थे, ये सारा ये एक महिला उद्यम बाई को सौंप दिया था। वही सारे निर्णय लेती थी और उद्यम बाई को इसने किबलाए आलम की उपाधि दी थी। इसके बाद आया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर 254 से 59 तक रहे। इनके विषय में पूछा जाने वाला जो सवाल है उसमें मुख्य सवाल यह है कि इनके ही शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जो कि बहुत ही एक निर्णायक युद्ध के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसी के बाद से उस समय के भारत के सबसे समृद्ध राज्य बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में इन्हीं के समय में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मुगल बादशाह कौन था, तो इसका आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। अब हम देखेंगे शाहजहां। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, परंतु कभी कभी इनका नाम ये पूछ देता है कि इनकी उपाधि के बारे में पूछ देता है। मुहीउल मिल्लत। मुहीउल मिल्लत किसकी उपाधि थी?
तो इसमें हम बताएंगे शाहजहां थर्ड की उपाधि थी और बहुत ज़्यादा दिन तक ये गद्दी पे नहीं बैठे थे। मराठों के हस्तक्षेप से इन्हें गद्दी से उतार दिया गया था। ज़्यादा दिन तक ये गद्दी पे नहीं बैठे थे। इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक इंपॉर्टेंट बादशाह है क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी, तो इनसे सवाल बनता है। जैसे 1761 का युद्ध जो था वो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में हुआ था मराठों और अब्दाली के बीच में, है ना, मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था। इसके बारे में हमने बताया है कि अगर पानीपत का तीसरा युद्ध ना होता तो मराठे ही भारत में अगले साम्राज्य का निर्माण करते, इसकी पूरी संभावना थी। परंतु 1761 का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें मराठों की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई और मराठा जो है वो पूरी तरह से टूट गए। अब 1761 में मराठा के साथ युद्ध के बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, इसमें हम जानते हैं कि तीन शासकों ने मिलकर अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला किया था। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि तीनों शासक को कंपनी ने हरा दिया। इसमें कौन कौन थे? इसमें बंगाल का नवाब था, इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और इसमें मुगल बादशाह भी शामिल था, शाह आलम द्वितीय। और ये मतलब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, ये तीनों की सेनाएं एकत्रित होकर कंपनी के खिलाफ लड़ी बक्सर के मैदान में। परंतु ये एक निर्णायक हार सिद्ध हुआ भारतीय शासकों के लिए और इसने अंग्रेज़ों के लिए आगे के रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ है, ठीक है। ऐसे 1757 का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट है, मगर 1757 के युद्ध में कई इतिहासकारों का मानना है कि वो धोखाधड़ी से जीता गया युद्ध था। बक्सर के युद्ध में तीनों प्रमुख शासकों के निर्णायक हार के बाद अंग्रेज़ों को ये मौका मिला कि अब हम भारतीय शासक से कुछ प्राप्त करें, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक था शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल था। पूरे भारत के जो लोग थे और जितने भी शासक थे, अपने क्षेत्रीय शासक, वो बादशाह के फरमान को माना जाता था। एक वो ऑथेंटिक ऑर्डर था वो। तो इसीलिए शाह आलम द्वितीय से क्या किया गया कि इलाहाबाद की संधि की गई, और इलाहाबाद की संधि जो की गई वो हुआ 1765 में। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से संधि की। और उस संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने मांग की बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी की। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब है कि इकोनॉमिकल जितना भी चीज़ है, जितना भी रेवेन्यू, कर और जितनी भी तरह की इस प्रकार की चीज़ें हैं जो पैसा से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सारे अफेयर्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे मामलात जो हैं वो अंग्रेज देखेंगे, ठीक है। और फौजदारी मामला अभी भी बंगाल के नवाब के हाथों में था। परंतु इसमें हुआ ये कि जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों ने ले ली शाह आलम द्वितीय से, और बदले में उसे क्या दिया? इलाहाबाद में मुगल बादशाह को इलाहाबाद में संरक्षण प्रदान किया गया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि संरक्षण प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी शाह आलम द्वितीय को? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल दरबार में माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था, बादशाह मारे जा रहे थे, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है ये पता नहीं चल रहा था। इसी डर की वजह से शाह आलम जो है वो दरबार में डरे रहते थे, वहाँ मौजूद नहीं होते थे, वो दूसरी जगह पर रहते थे। तो इस दीवानी के प्राप्ति के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में उनको संरक्षण प्रदान किया। तो इलाहाबाद में संरक्षण प्रदान करने के एवज में उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। अब देखिए 1772 में मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचाया। यानी दिल्ली में बादशाह डर से नहीं जाता था, कब उसकी हत्या हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो महादजी सिंधिया जो कि एक मराठा सेनापति थे, उन्होंने अपने संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली तक पहुंचाया। परंतु हुआ वही जिसका डर था। 1806 में इनकी हत्या कर दी गई। गुलाम कादिर नाम के एक व्यक्ति ने, दरबारी ने, गुलाम कादिर खान नाम के एक दरबारी ने इनकी हत्या करवा दी 1806 में। मगर उससे पहले ही 1803 में
आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों का दिल्ली पर भी नियंत्रण, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो चुका था। तो ये है कुछ इतिहास। अब देखते हैं अकबर द्वितीय के बारे में, जो 1806 से 1837 तक थे। अकबर द्वितीय के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक ये है कि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, है ना। नाम था उनका राम मोहन राय, राम मोहन राय इनका नाम था, और इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। तो इनका पूरा नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में, है ना। फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इनको बोला जाता है। तो अब देखिए, राजा राम मोहन राय एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत तरह का नॉलेज, बहुत तरह का लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी थी। तो इन्हें ही अपना दूत बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर लंदन भेजा था अकबर द्वितीय ने। और चूंकि यहाँ पे कंपनी के शासन से जो मुगल बादशाह था वो काफ़ी परेशान था, तो कंपनी की शिकायत करवाई थी राजा राम मोहन राय को लंदन भेजकर, पर उस पर कुछ खास सुनवाई हुई नहीं। अब देखिए 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि पहले तो वो मुगलों को कम से कम प्रतीकात्मक रूप से ही, पर मुगलों को मानते थे कि हम मुगलों के अधीन है, परंतु 1835 में इस चीज़ से भी खुद को उन लोगों ने स्वतंत्र कर लिया और ये मानने से इनकार कर दिया कि हम मुगलों के अधीन हैं, मुगल हैज़ नो पावर। अब देखिए, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुगल के नाम से जो वो सिक्के जारी करते, चूंकि यहाँ पे रहते थे, व्यापार करते थे, तो मुगल के नाम से वो सिक्के जारी करती थी कंपनी। वो मुगल के नाम से सिक्का जारी करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको बादशाह मानना ही बंद कर दिया और खुद को उसके अधीन मानना बंद कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो सिक्का जारी करना भी बंद कर दिया। अब देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय यही है बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ये अंतिम मुगल सम्राट हैं। 1837 से 1857 20 साल तक इनका शासन रहा। ये एक शायर थे, शायरी करते थे। इन्हीं के दरबार में मिर्ज़ा गालिब रहते थे, और ये भी एक अपना जो टाइटल रखा जाता है शायरी में, वो जफ़र इन्होंने रखा था, इसलिए इनको बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है। ठीक है, जफ़र नाम से शायरी करते थे ये। अब 1857 की क्रांति में इनका क्या योगदान था, ये इनकी एज काफ़ी अच्छी खासी इनकी एज हो गई थी, लगभग 82 साल इनकी एज थी जब 1857 की क्रांति हुई। मेरठ छावनी में जब 10 मई 1857 को जब विद्रोह का बिगुल फूंका गया, तो सारी भारतीय सेना मेरठ से दिल्ली गई और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता, मतलब नेतृत्व, जो क्रांति का नेतृत्व वो प्रदान करने के लिए कहा कि आप जो है हमारे नेता बन जाइए। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़ा था, मगर चूंकि देखा कि देश की जनता उन्हें अभी भी मुगल बादशाह मानती है और उन्हें ही अपना नेतृत्वकर्ता मान रही है, तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और फिर उन्होंने उसका बीड़ा उठा लिया, यानी विद्रोह का नेतृत्व करने को स्वीकार कर लिया। बहुत सारे शासकों को उन्होंने पत्र भी लिखा उसके बाद, परंतु अंततः ये हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया और विद्रोह के दमन के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इनके बाल बच्चों को मार दिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून अभी के म्यांमार में स्थित है, वहीं पे इनकी कब्र है, अभी रंगून में ही इनकी कब्र है। रंगून इनको भेज दिया गया, फिर वापस कभी ये भारत नहीं आ सके, वहीं पे उनकी कब्र है। रंगून आज का म्यांमार है, आज इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बहादुर शाह जफर ने हीरा महल का निर्माण लाल किला में करवाया था। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि हीरा महल का निर्माण किसने करवाया? बहादुर शाह जफर ने कराया। कहाँ कराया? लाल किला में करवाया। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार में रहते थे, बहुत ही फेमस शायर हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे हयात बख्श बाग, ये भी दिल्ली के लाल किला में है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। ठीक है, इसने 8 बार भारत पे आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1748 में पहला आक्रमण इसने किया और 1761 में इसका अंतिम आक्रमण था मराठों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, तो 8 बार आक्रमण इसने भारत पे किया। अब देखिए 1717 का जो दस्तक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फारूक शेर ने 1717 में दस्तक प्रदान किया था, उसके पीछे एक और कहानी प्रचलित है कि 1715 में जॉन सुरमन नाम का एक शिष्टमंडल, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है वो मुगल दरबार में गया था। वो कंपनी का शिष्टमंडल था, वो मुगल दरबार में गया था। उस वक्त बादशाह जो था फारूक शेर, वो एक जानलेवा घाव से पीड़ित था। उसी से शिष्टमंडल में हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था, जिसने इलाज किया अपना
इलाज करने के बाद बादशाह का जख्म ठीक हो गया। बादशाह फारूक शेर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने दस्तक दे दिया, यानी दस्तक जो शाही फरमान था कि आप बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। उसके अलावा भी और कई जगहों पे भारतीय क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने के इसने अधिकार दे दिया। इस फरमान को, इस दस्तक को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है, एक अधिकार पत्र होता है, तो अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जब किसी को बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त होता है तो उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा वही 1717 का फरमान है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं।